हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक एकेडमी का यह ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो जो यूपी टेट बाल विकास सीडीपी के प्रैक्टिस सेट है और बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होगी, क्योंकि ये प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर से लिए गए हैं। सारे प्रश्न आपके बाल विकास सीडीपी वाले जगहों पे पूछे गए हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। सभी प्रश्नों को आप लोग कवर करिए और देखिए कि कितने प्रश्नों को आपने सही कर लिया है। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न हम देखेंगे। दोस्तों, आज की वीडियो का सर्वप्रथम पहला प्रश्न है कि परिवार एक साधन है। जो आपका परिवार है वह किस चीज़ का साधन है? आपका औपचारिक शिक्षा का है कि आपका गैर औपचारिक शिक्षा का है कि दूरस्थ शिक्षा का है कि अनौपचारिक शिक्षा का? आपको बता दूं, जो आपकी शिक्षा होती है वो दो प्रकार की होती है। एक होती है अनौपचारिक शिक्षा और एक होती है औपचारिक शिक्षा। आपको बता दूं कि जो आपका अनौपचारिक शिक्षा होती है ना, इसको सीखने के लिए किसी प्रयत्न की आवश्यकता नहीं होती है। किसी अलग से हम टाइम या समय नहीं निकाल कर सकते, या इसको सीखने के लिए हम लोग कोशिश या प्रयास नहीं करते हैं। जैसे कि जो परिवार है ना, परिवार आपका कौन सी शिक्षा का एग्जाम्पल होगा? तो यह अनौपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहीं पर आपसे अगर पूछे ना कि औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसको हम प्रयत्न से सीखते हैं। जैसे विद्यालयी शिक्षा उसमें ये जो होती है ना दोस्तों, इसमें जो बच्चे होते हैं ना, वह प्रयत्न करते हैं, सीखने के प्रति एक्टिव होते हैं, या वह सीखने के प्रति मेहनत करते हैं, कोशिश करते हैं, तब वो चीज़ों को सीख पाते हैं। तो परिवार किसका है? अनौपचारिक शिक्षा का है। और वहीं पे विद्यालय आपका क्या है? तो औपचारिक शिक्षा का ये एग्जाम्पल होगा। ये बातों को याद रखेंगे। आपको बता दें, जो अनौपचारिक शिक्षा होती है ना, ये जीवन प्रयत्न चलती है। आपको एक बात और बता दूं, कई जगह ये चीज़ें पूछा भी है कि जो आपकी अनौपचारिक शिक्षा होती है जीवन प्रयत्न चलती है। इसमें होता क्या है ना कि इसको सीखने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती है। बच्चा अपने आप ऑटोमेटिक चीज़ों को सीख रहा होता है, ठीक ना, अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने आस पड़ोस से। ये आपके अनौपचारिक शिक्षा के साधन होते हैं। चलिए आगे ले चलते हैं। एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ाता है। क्या बढ़ाता है? यही बताना है दोस्तों। जो एक अच्छा अध्यापक होता है, जो जिस अध्यापक की जो बिहेवियर बहुत अच्छा हो, गुड क्वालिटी का हो, वह विद्यार्थियों के बीच में किस चीज़ का बढ़ावा प्रदान करता है? प्रतियोगिता की भावना को बढ़ाएगा, कि सहयोग की भावना को बढ़ाएगा, कि प्रतिद्वंदिता की भावना को बढ़ाएगा, कि तटस्थता की भावना को बढ़ाएगा? आपको बता दें, जब इस ऑप्शन को आप लोग देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो एक अच्छा अध्यापक होता है, एक अच्छा टीचर होता है, वह दो बच्चों के अंदर सहयोग की भावना को बढ़ाता है, सहयोग देने का काम करता है। कहाँ पे बच्चे गलती कर रहे हैं उसको वह निशानदेही करके उस चीज़ों को सीखने में उनकी मदद करता है। तो जो एक अच्छा अध्यापक होता है ना, वह विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ना कि उनके अंदर वह प्रतियोगिता कराएगा, प्रतिद्वंदिता कराएगा या तटस्थता का काम करेगा। उनके अंदर सहयोग की भावना वह उत्पन्न करना चाहेगा। एक अच्छा टीचर का गुण होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। जिस तरह से कोई व्यक्ति अपने मस्तिष्क में किसी भी जानकारी को प्रस्तुत करता है, वह उसके निम्न उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है, यही आपका बताना है। कोई व्यक्ति है, वह अपने मस्तिष्क में कोई जानकारी को प्रस्तुत कर रहा है, तो वह किस चीज़ का डेवलप कर रहा है? व्यक्तिगत अभिलक्षण के अंतर्गत ये चीज़ें जाएगा, कि आपके पास संज्ञानात्मक अभिलक्षण के अंतर्गत आ जाएगा, कि भावपूर्ण अभिलक्षण के अंतर्गत जाएगा, कि आपका शिक्षण अभिलक्षण के अंतर्गत जाएगा? आपको क्या चीज़ है? मस्तिष्क विकास, और मस्तिष्क में वह चीज़ों को समाहित कर रहा है, तो वह किसके अंतर्गत जाएगा? आपको पता होना चाहिए। जो मस्तिष्क विकास आया मतलब उसका संज्ञानात्मक विकास हो रहा है, संज्ञानात्मक अभिलक्षण की तरह जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इमोशनल, भावना को व्यक्त करता, तब हम भावपूर्ण अभिलक्षण की तरफ जाते हैं। ये बातों को याद रखेंगे। तो आपका एक चीज़ क्या सही हो जाएगा? संज्ञानात्मक अभिलक्षण। संज्ञानात्मक अभिलक्षण ये होता है जब बच्चे के अंदर मस्तिष्क से संबंधित विकास की बात कही जा रही हो, वह मस्तिष्क की जानकारियों को प्रस्तुत करने की बात कही जा रही हो, मतलब उसके संज्ञानात्मक विकास हो रहे हैं, उसके आईक्यू में वृद्धि हो रही है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर की बात करेंगे। किशोरावस्था के, जो किशोरावस्था है ना प्यारे, किशोरावस्था को आपको देखना होगा। बहुत बार ये प्रश्न बना है। 12 साल से लेकर 18 साल की जो अवस्था होती है बच्चे की, इसको हम लोग किशोरावस्था बोलते हैं। तो जो किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत कब और किसने दिया था? आपको यही बताना है दोस्तों। किशोरावस्था से संबंधित जो आपका आकस्मिक विकास का सिद्धांत देने वाले जो महान मनोवैज्ञानिक हैं, उनका नाम है जीएस स्टेनले हॉल। और कब दिए थे? तो 1904 में दिए थे। कौन दिए थे? स्टेनले हॉल, और 1904 में। और इन्होंने ही, आपको मैं एक बात बता दूं, बहुत जगह ये भी पूछता है, तूफान और तनाव की अवस्था, किशोरावस्था को तूफान और तनाव की अवस्था इन्होंने कहा था। याद रखेंगे, तूफान एवं तनाव की अवस्था जीएस स्टेनले हॉल ने कहा था। और इन्होंने आकस्मिक विकास का सिद्धांत किशोरावस्था के आकस्मिक विकास का सिद्धांत 1904 में दिया था जीएस स्टेनले हॉल। बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, इसको आप लोग याद रखेंगे।
आगे देखते हैं, अगला है 5 नंबर की बात करेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विकास एवं वृद्धि हैं। दो शब्द हैं आपका, एक है विकास और एक है आपका वृद्धि। विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के विरोधी हैं? नहीं दोस्तों, एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के समान हैं, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दूं, विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, एक के अनुपस्थिति में एक अधूरा रहता है। दोनों चीज़ें जब होती हैं तब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है। सभी क्षेत्रों में, सामाजिक, शारीरिक और संज्ञानात्मक विकास, सभी क्षेत्रों में विकास होता है। तो विकास एवं वृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे के अनुयायी हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास के साथ साथ चलते हैं। यहाँ पे देखेंगे सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, यह कथन किसका है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो जो आपका सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास होते हैं वे साथ साथ चलते हैं, यह कथन किनका है, तो यह कथन क्रो एंड क्रो का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनका कहना था कि सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास जो होते हैं ना, एक साथ साथ चलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 7 नंबर की बात करेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं ये संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं, यह कथन किसका है। मैं आपको बता दूं, जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई गई है, तो याद रखेंगे मैकडुअल हैं जो मूल प्रवृत्तियों के जनक कहे जाते हैं। और मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी बताई गई है, तो इनके अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या 14 बताई गई है। और इन्हीं का कथन है कि मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक होती हैं। और यह कथन किसका है, तो मैकडुअल का है। और इनके अनुसार जो मूल प्रवृत्तियों की संख्या कितनी है दोस्तों, तो 14 है। और मूल प्रवृत्तियों के प्रवर्तक या जनक कौन कहे जाते हैं, तो मैकडुगल कहे जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप जरूर जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको वही चीज़ें बताई जाती है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछी जाती चीज़ें हैं, ठीक है। तो ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं होगा कि जिसको हम कवर न करें और जो आपके एग्जाम में आ जाए, इसलिए आप हमारा हर प्रैक्टिस सेट देखिए। अगर आप लोगों ने अभी तक पूरा प्रैक्टिस सेट कवर नहीं किया है तो आप लोग चले जाइए, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप सारी वीडियो को वॉच कर लीजिए। चलिए आगे ले चलते हैं, 8 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। तो कौन ऐसा जो पॉइंट है जो बच्चे के जो व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। पियाजे के अनुसार भाषा होता है कि परिपक्वन होता है कि सामाजिक अनुभव होता है कि आपका क्रियाकलाप वो चीज़ें होती है ना जिसमें बच्चा स्वयं से चीज़ों को करके सीखती है, यह प्रभावित करता है दोस्तों। सामाजिक अनुभव ये भी करता है दोस्तों, परिपक्वन मेच्योरिटी जो होती है ये भी करता है। लेकिन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है, तो पियाजे ने भाषा को महत्व नहीं दिया है। और इनके अनुसार जो भाषा होती है ना वो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे ले चलते हैं, 9 नंबर की बात करेंगे। जीन पियाजे एवं ले वाइगोस्की से संबंधित मैं बता दूं, महान मनोवैज्ञानिक हैं ले वाइगोस्की। इन्होंने बताया कि बच्चे जो है ना वो समाज से सीखते हैं। बच्चे जो होते हैं ये समाज से सीखते हैं, समाज से चीज़ों को सीखने का काम करते हैं। यह कथन किसका है, तो ले वाइगोस्की का समाज सांस्कृतिक इन्होंने नियम दिया था। इस चीज़ों को भी आप लोग याद रखेंगे। और अगला है कि जीन पियाजे एवं ले वाइगोस्की जैसे मनोवैज्ञानिक संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, तो आपको यही बताना है। जो संरचनावादी अधिगम है उनको वह किस रूप में देखते हैं, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण की प्रक्रिया के रूप में देखते हैं, कि कौशलों का अर्जन के रूप में देखते हैं, कि आपका प्रतिक्रियाओं का अनुबंधन के रूप में देखते हैं, कि आपका निष्क्रिय आवृत्तीय प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। आपको बता दें दोस्तों, जीन पियाजे एवं ले वाइगोस्की जैसे महान मनोवैज्ञानिक जो हैं वह संरचनावादी अधिगम को सक्रिय किसके रूप में दोस्तों, सक्रिय विनियोजन से अर्थ निर्माण प्रक्रिया के रूप में देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह ऑप्शन आपके अकॉर्डिंग बिल्कुल सही दिख रहा है, पॉजिटिव दिख रहा है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर ए के साथ चले जाएंगे। चलिए आगे ले चलते हैं, 10 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10 नंबर की बात करेंगे, किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। याद रखें कौन ऐसा ऑप्शन है, उसके अतिरिक्त और जो ऑप्शन है ना वो समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण है, यही बताना है दोस्तों। तो समस्या समाधान प्रक्रिया के चरण कौन नहीं है, इसी को छांटना है। परिणामों की आशा करना, आपको बता दें जब भी बच्चे को आप कुछ चीज़ सिखा रहे हो तो आप परिणामों की आशा रख के आप चीज़ों को नहीं सिखा सकते हैं। समस्या की
पहचान करना ये समस्या समाधान की प्रक्रिया है दोस्तों। समस्या को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उसको हल करने की कोशिश करना ये भी है दोस्तों। संभावित युक्तियों को खोजना ये भी है दोस्तों। लेकिन याद रखेंगे, ये कहा है ना कि किसके अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण नहीं है। तो परिणामों की आशा करना, आप कभी भी कोई चीज़ बच्चे को सिखा रहे हो तो आप इसकी आशा बिल्कुल ना मन में रखिए कि परिणाम अच्छे ही हो या परिणाम बच्चे के पक्ष में ही हो। ये बातों को याद रखेंगे तो परिणामों की आशा करना यह समस्या समाधान की प्रक्रिया का चरण नहीं है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 11 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पे 11 नंबर की बात करेंगे। व्यक्तिगत विभिन्नताओं का आधारभूत कारण क्या है, आपको ही बताना है दोस्तों। जो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है इसका आधारभूत कारण क्या है। आपका जाति, प्रजाति, देश है, कि आपका आय व बुद्धि है, कि आपका वंशानुक्रम है, कि आपका लिंग भेद है। यह प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और आशा करते हैं ये प्रश्न आपका लेवल थोड़ा हार्ड दिख रहा होगा और आपको इसको निकालने में थोड़ा कठिनाई आ रही होगी। तो मैं आपको बता दूं, व्यक्तिगत विभिन्नता का आधारभूत कारण जो होता है ना दोस्तों, वह वंशानुक्रम होता है, जाति नहीं होता है दोस्तों। याद रखेंगे, जाति नहीं होता है। बहुत लोग होंगे जो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे, जाति बिल्कुल गलत ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कई बार ये प्रश्न आपका बन चुका है, आपका सी-टेट में भी ये प्रश्न बना है। एक प्रश्न और इसी तरह का बना है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आगे देखिएगा। एकदम सेम प्रश्न है कि बालक का विकास परिणाम है। यहाँ पे आपको बताना है कि बालक का जो विकास का परिणाम है क्या है, वंशानुक्रम का है, कि आपका वातावरण का है, कि आपका आर्थिक कारकों का है। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बालक का विकास परिणाम क्या है दोस्तों, वंशानुक्रम तथा वातावरण की अंतः क्रियाओं का है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं दोस्तों, 13 नंबर की बात करेंगे। यदि आपको मिला भी होगा, जो आप बुद्धि लब्धि में इसको पढ़ते भी हैं, जो आईक्यू को आप लोगों ने बहुत बार कवर भी किया होगा, कि जो आपका यदि डॉट डॉट गुणसूत्रों का मिलान हो तो लड़के का जन्म होता है। तो लड़के का जन्म जो कौन सा गुणसूत्र दर्शाता है, आपका एक्स वाई, कि आपका वाई वाई, कि आपका एक्स एक्स, कि आपका बी वाई, आपको ही बताना है दोस्तों। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, लड़के के जन्म को दर्शाता है एक्स वाई। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर लड़की की बात पूछे तो आप लोग किसके साथ जाएंगे, एक्स एक्स जब आपका रहेगा गुणसूत्र तो वह फीमेल को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा दोस्तों, फीमेल को दर्शाएगा। और एक्स वाई रहेगा तो किसको दर्शाएगा दोस्तों, मेल को दर्शाएगा। ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। आगे देखते हैं, 14 नंबर की बात करते हैं दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि मनोशारीरिक असमानताओं को कहा जाता है। जो आपकी मनोशारीरिक असमानताओं को क्या कहते हैं, आपको यही बताना है दोस्तों। तो जो आपका मनोशारीरिक असमानता होती है इसको हम लोग व्यक्तिगत असमानता बोलते हैं, इसे हम समायोजन बोलते हैं, कि व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं, कि आपका प्रयोजना पद्धति बोलते हैं, क्या बोलते हैं। तो आपको बता दो दोस्तों, जो मनोशारीरिक असमानता होती है इसको हम लोग बोलते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। क्या बोलते हैं दोस्तों, व्यक्तिगत विभिन्नता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर की बात करते हैं। व्यवहारवादियों द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी। जो व्यवहारवादी हैं दोस्तों, व्यवहारवादियों के द्वारा प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी, वह कौन सी पद्धति थी, उस पद्धति का नाम बताना है। उस पद्धति को हम सर्वेक्षण पद्धति बोलते हैं, कि केस स्टडी का नाम देते हैं, कि आत्मनिरीक्षण बोलते हैं, कि उसको हम लोग अवलोकन बोलते हैं। तो आपको बता दो, जितने भी व्यवहारवादी हुए हैं उनके द्वारा जो प्रयुक्त अध्ययन की पद्धति थी उसको हम लोग अवलोकन पद्धति का नाम देते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे, अवलोकन पद्धति का नाम देते हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को आप लोग जरूर जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, 16 नंबर की बात करेंगे दोस्तों। 16 नंबर कह रहा है कि निम्न में से कौन सा स्टेनबर्ग का बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत का एक रूप है, यही बताना है दोस्तों। तो जो आपको बता दें, स्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत इन्होंने दिया था। पहला पॉइंट तो आप ये याद रखेंगे, जो आपका स्टर्नबर्ग है वह बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत दिए थे। और कौन इनमें से एक रूप है वही आपको बताना है दोस्तों। आपका व्यवहारिक बुद्धि है, कि आपका प्रायोगिक बुद्धि है, कि आपका संसाधन पूर्ण बुद्धि है, कि आपका सहयोग की नैतिकता है। आपको किसके साथ जाएंगे तो आपको बता दें दोस्तों, यह जो है व्यवहारिक बुद्धि क्या है दोस्तों, व्यवहारिक बुद्धि स्टर्नबर्ग बुद्धि का त्रिस्तरीय सिद्धांत किसके रूप में जाता है, तो व्यवहारिक बुद्धि के रूप में जाता है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 17 नंबर की बात करेंगे। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। तो व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यह कथन किसका है, आपको बता दें। व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं, यह कथन स्किनर का है। किसका है दोस्तों, स्किनर का है। क्रिया प्रसूत का नियम इन्होंने ही दिया था और इसी में उन्होंने कहा भी था। इस चीज़ों को याद रखें, क्रिया प्रसूत का नियम किसने दिया था, स्किनर साहब ने दिया था। और इन्होंने में ही इनकी
ये पंक्ति थी या प्रस्तुति थी, उन्होंने इसमें कहा था व्यवहार के अर्जन में क्रमशः प्रगति की प्रक्रिया को सीखना कहते हैं। यह कथन स्कैनर साहब का है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर की बात करते हैं। एरिक्सन ने, याद रखेंगे महान मनोवैज्ञानिक है जिनका नाम है प्यारे एरिक्सन। एरिक्सन ने मनोसामाजिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई थी? तो एरिक्सन ने जो मनोसामाजिक विकास की अवस्थाएं थी उन अवस्थाओं को 8 भागों में इन्होंने वर्णन किया था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। 19 नंबर की बात करते हैं। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। तो मानसिक विकास का संबंध किससे नहीं है दोस्तों? शिक्षार्थियों के वजन एवं ऊंचाई से। स्मृति का विकास ये भी मस्तिष्क विकास है। तर्क एवं निर्णय करना ये भी मस्तिष्क विकास है। अवबोध की क्षमता ये भी मस्तिष्क विकास है। लेकिन बच्चे की जो वजन होती है, जो ऊंचाई होती है, यह शारीरिक विकास है, ये मानसिक विकास नहीं है। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यह मानसिक विकास का हिस्सा नहीं है। ये किस चीज़ का विकास का हिस्सा है प्यारे? तो आपको पता होना चाहिए शारीरिक विकास का हिस्सा है, इसको आपको ध्यान रखना होगा। चलिए आगे ले चलते हैं। 20 नंबर की बात करेंगे। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यह कथन किसका है? तो जो स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, यह कथन जो है प्यारे वह अरस्तु जी का है। किसका दोस्तों? अरस्तु का है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं 21 नंबर की बात करेंगे कि निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है। जो निःशक्त बालक हैं उनकी शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्य धारा में डालकर, समाकलन द्वारा, समावेशी शिक्षा द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके साथ आप जाएंगे? जो निःशक्त बालक होते हैं ना, उनके शिक्षा के लिए जो प्रावधान किया जाता है ना, वह समावेशी शिक्षा के द्वारा। निःशक्त बालक वे बालक कहे जाते हैं जो शिक्षा के मुख्य धारा से बहुत दूर हैं। तो उनको एक छत के नीचे, एक समाज, सभी बालकों को एक साथ एक छत के नीचे एक कक्षा में जब हम पढ़ाते हैं तो यही शिक्षा समावेशी शिक्षा कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए 22 नंबर की बात करते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अध्यापकों एवं विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए उचित व्यवहार। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। क्या नहीं किया जाना चाहिए? उचित व्यवहार बिल्कुल किया जाना चाहिए। व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, बिल्कुल की जानी चाहिए। उचित यौन शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, ये भी सही है। किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना करना, बिल्कुल सही आंसर ये होगा। ये काम आपका नहीं किया जाना चाहिए दोस्तों, सॉरी। जो किशोर मनोविज्ञान की अवहेलना, ये चीज़ें नहीं की जानी चाहिए। अध्यापकों और विद्यालयों के द्वारा किशोरों के लिए नहीं किया जाना चाहिए। तो जो अवहेलना है ना, किशोरों के साथ अवहेलना, प्रताड़ना की भावना आपको नहीं रखना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। यही चीज़ें बालकों के साथ, किशोर बालकों के साथ नहीं करनी चाहिए। जिनकी अवस्था 12 से 18 साल होती है उन्हें हम किशोर बालक देते हैं और उनके साथ यह विचार नहीं किए जाने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 23 नंबर की बात करते हैं। बच्चों में शारीरिक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ पे परिभाषित किया जा सकता है? आपको यही बताना है दोस्तों। जो बच्चे का शारीरिक विकास है, शारीरिक विकास को कहाँ पे आप अच्छे तरीक़ा से परिभाषित कर सकते हैं? तो याद रखेंगे, अगर मानसिक विकास कहता तो विद्यालय एवं कक्षा के साथ जाते। मानसिक विकास कहता तब याद रखेंगे। यहाँ पे क्या बात कहा है प्यारे? यहाँ पे कहा है शारीरिक विकास। शारीरिक विकास कहाँ पे होगा? जो आपका ऑडिटोरियम में होगा, कि आपका गृह घर में होगा, कि खेल के मैदान में होगा? तो बच्चे का जो शारीरिक विकास का सबसे बेस्ट जगह होगा ना, जो सबसे बेस्ट पैलेस होगी ना, ऑप्शन नंबर बी होगा। खेल के मैदान में बच्चे का शारीरिक विकास सबसे बेस्ट होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 24 नंबर की बात करते हैं। जब कोई बच्चा किसी शब्द का गलत उच्चारण करता है तो आप क्या करेंगे? एक सफल टीचर का गुण है कि कोई बच्चा है, जब आप उस बच्चे से कोई भी शब्द को पढ़वा रहे हो और वह बच्चा उस शब्द को पढ़ने में गलत उच्चारण कर रहा है तो आप क्या करेंगे? कहेंगे कि ऐसे मत बोलो। आप ये काम करेंगे कि शुद्ध उच्चारण बताएंगे। ये काम करेंगे कि गलत उच्चारण के लिए उसे डांटेंगे कि ध्यान नहीं देंगे? ध्यान नहीं देंगे बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप उसे डांटेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, फटकारेंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। और कहेंगे कि ऐसा मत बोलो, ऐसा नहीं करेंगे। उसको शुद्ध उच्चारण करने के तरीकों को बताएंगे, सिखाएंगे, बताएंगे कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। 25 नंबर की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कक्षा में परिचर्या के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है। मतलब एक शिक्षक है, वो लड़कियों पर कम ध्यान दे रहा है और लड़कों पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। तो यह कथन किस चीज़ का उदाहरण दर्शा रहा है? जेंडर संबद्धता को, कि जेंडर समरूपता को, कि जेंडर पक्षपात कर रहा है वो टीचर, कि जेंडर का पहचान कर रहा है वो टीचर? आपको बता दूं,
जब वह बालिकाओं को कम ध्यान दे रहा है, बालिकाओं को कम वह स्थान दे रहा है अपने कक्षा में, बालकों को अधिक स्थान दे रहा है, तो वह जेंडर पक्षपात कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? जेंडर पक्षपात कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में जो आपका व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है किससे है, यही आपको बताना है दोस्तों। तो सभी विषयों का मूल्यांकन से है कि शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन से है कि आपका शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन से है कि शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन से है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत का मतलब होता है लगातार और व्यापक का मतलब होता है विराट मूल्यांकन, ठीक ना। तो सभी क्षेत्रों में जब मूल्यांकन किया जाता है और लगातार बच्चे को मूल्यांकन किया जाता है, तो यह मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य किस क्षेत्र से आता है? तो यह शैक्षिक एवं शैक्षिक क्षेत्र के मूल्यांकन से आता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 27 नंबर की बात करेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो एक शिक्षक है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? तो कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समानुवर्ती होना, विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना और एक सुवक्ता होना। तो एक सफल टीचर का गुण क्या होना चाहिए, इनमें से आपको बताना होगा। तो एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है कि विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है। तो यह किस चीज़ का एग्जाम्पल है? यह समन का है कि मतलब समन, या इसी को दमन भी बोलते हैं, दमनकारी नीति है कि आपका प्रतिगमन है कि आपका विस्थापन है कि आपका दमन? दमन आ ही गया दोस्तों। तो एक बालक अध्यापक द्वारा डांट पड़ने पर घर आकर अपने छोटे भाई को पीटता है, यह किस चीज़ को दर्शाता है? तो यह विस्थापन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? तो मंद बुद्धि बालक के लिए कौन सा कारक आवश्यक नहीं है? सीखने की मंद गति ये उसके अंदर होती है कि शारीरिक दोष होता है कि अमूर्त चिंतन का अभाव होता है कि उसके अंदर मौलिकता होती है। तो यही कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक मंद बुद्धि बालक के लिए आवश्यक नहीं है? तो जो दोस्तों सभी चीज़ें उनकी उसके लिए आवश्यक हैं। सीखने की मंद गति उसमें पाई जाती है, उसके अंदर शारीरिक दोष भी पाया जाता है, अमूर्त चिंतन का अभाव भी होता है, मौलिकता होता है ना प्यारे, वह मौलिकता उसके लिए आवश्यक नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। जो एक शिक्षक होता है ना, वह विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को कैसे विकसित कर सकता है? आदर्श रूप से बर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके और उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। तो याद रखेंगे, एक शिक्षक जो होता है ना, वह विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है आदर्श रूप से बच्चों के साथ व्यवहार करके। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 30 प्रश्नों को हमने कवर किया। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को आप जरूर से जरूर लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। दीजिए मुझे विदा। देखते रहे अभिषेक एकेडमी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत दिल से धन्यवाद।